हेलो प्यारे साथियों। आज हम ऊष्माक्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर को समझेंगे। तो देखो, अब हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक अर्थात क्रियाकारक है वो क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। अर्थात हम उदाहरण से देखेंगे जो ए और बी अभिकारक है वो दोनों मिलकर ए बी उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो उत्पाद बनने के साथ ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात इस उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब परिभाषा देखो कि वह अभिक्रिया जिसमें इस उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, यदि हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में देखें कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में भी जो अभिकारक है वो दोनों क्रिया करते हैं। तो ये सामान्य स्थिति में तो दोनों क्रिया नहीं करते हैं, परंतु जब इन्हें कुछ मात्रा में ऊर्जा ऊष्मा दी जाती है अर्थात ये अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं अर्थात ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, दोनों अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब देखो, दूसरा गुण देखें कि इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है और ऊष्मा में प्राप्त होती है, तो इससे में लाभ होता है। तो इसे हम उत्पाद के साथ प्लस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। तो देखो, यानी ऊष्मा को उत्पाद के साथ प्लस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। और यदि इस ऊष्मा को यदि उत्पाद के साथ व्यक्त करना हो तो इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा को उत्पाद के साथ माइनस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। देखो, जो ऊष्मा है उसे इस उत्पाद के साथ माइनस लगाकर व्यक्त कर देंगे और यहाँ उत्पाद के साथ प्लस चिन्ह लगाकर व्यक्त कर देंगे। अब देखो, अब यदि हम इसके उदाहरण देखें तो सुनो। सबसे पहले ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में कभी कभी ऊष्मा को दर्शाने के लिए इस त्रिभुज के चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि हम त्रिभुज का चिन्ह लगा देते हैं तो उस अभिक्रिया में या तो ऊष्मा का अवशोषण हुआ है या ऊष्मा का क्षेपी हुई है। तो हम इस तीर के निशान के द्वारा भी ऊष्मा को व्यक्त करते हैं। तो देखो, अब यदि हम इसके उदाहरण देखें तो सुनो। सबसे पहले जैसे N2 जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों क्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं और इस स्थिति में अमोनिया के साथ कुछ मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है और वो ऊष्मा को हम इसे प्लस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? तो 10.5। और यदि हम ऊष्मा का मात्रक देखें तो किलो कैलोरी प्रति मोल। तो इतनी मात्रा में अमोनिया का निर्माण होने में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यदि हम दूसरी अभिक्रिया देखें तो प्राकृतिक जो गैस है अर्थात जो कार्बनिक यौगिकों का दहन है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उनमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे देखो CH4, यह प्राकृतिक गैस। अब इसका दहन कर दो। अब दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो जब इनका दहन करेंगे तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, एक जल प्राप्त होगा और ऊष्मा बाहर निकलेगी और उस ऊष्मा को इन उत्पादों के साथ प्लस चिन्ह लगा के लिख देते हैं। तो ये हो गई ऊष्मा। तो ये जो प्राकृतिक गैसों का दहन है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि हम तीसरी अभिक्रिया देखें कि जो मानव है वो शोषण करता है अर्थात मानव के द्वारा जो शोषण की अभिक्रिया है वो अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि उसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है। यदि हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को देखें तो देखो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जैसे नाइट्रोजन है जो ऑक्सीजन है, जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो सामान्य स्थिति में ये अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु जब इनको कुछ मात्रा में ऊष्मा इन्हें दी जाती है अर्थात ये दोनों ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, तो दोनों ऊष्मा को ग्रहण करके NO2 में बदल जाते हैं और ये दोनों
21.6 ऊष्मा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उस 21.6 जो ऊष्मा है उसे उत्पाद के साथ माइनस चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। तो 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल, इतनी ऊष्मा को ये दोनों अभिकारक है वो ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यदि हम दूसरी अभिक्रिया देखें कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सामान्य स्थिति में तो क्रिया नहीं करता, परंतु जब ये कैल्शियम कार्बोनेट है ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, अर्थात ऊष्मा को इस त्रिभुज के चिन्ह के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब ऊष्मा ग्रहण कर लेता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यदि हम तीसरी अभिक्रिया देखें कि जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये सामान्य स्थिति में तो क्रिया नहीं करती, परंतु जब इन्हें ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा का चिन्ह ये बना दो, तो इसके टुकड़े किसमें हो जाते हैं, एक तो सिल्वर में और एक क्लोरीन में। अब यह सिल्वर भी, क्लोरीन क्या है, गैस है, और सिल्वर क्या है, धातु है। अब ये दोनों क्या है, परमाणु है। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो ये अणुओं में बदल जाते हैं। तो यह हो गया Cl2। अब इसको संतुलित कर लो, तो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, तो कितने लगा देंगे, 2। अब सिल्वर धातु है, इसका ये खुद का खुद परमाणु भी प्रकृति में स्वतंत्र रह सकता है, तो इसको नीचे 2 लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको संतुलित करने के लिए 2 सिल्वर है तो 2 आगे भी लगा सकते हैं। इस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तो उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जो अभिकारक है, अर्थात हम अभिकारकों को जब ऊष्मा ग्रहण करवाएंगे तो ही उत्पाद का निर्माण होता है। अब हम उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो क्रिया करके भी उत्पाद का निर्माण करते हैं, और उत्पाद वापस क्रिया करके यदि अभिकारकों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जो हम देखते हैं कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया अभिकारक मिलकर उत्पाद निर्माण करते हैं और उत्पाद वापस क्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं। इसलिए जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो दोनों दिशाओं में चलती है। अब देखो, यदि हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को देखें कि जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है उसमें अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, परंतु उत्पाद वापस क्रिया करके अभिकारकों का निर्माण नहीं करते हैं, तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है, अर्थात इसमें अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो एक दिशा में होती है। अब देखो, यदि हम इसमें और अंतर देखें तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अर्ध तीर से यानी आधे तीर से व्यक्त करते हैं, अर्ध तीर से व्यक्त करते हैं। जैसे ये आधा तीर ये ला, दोनों तरफ अर्ध तीर से व्यक्त करते हैं। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को देखें तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को साधारण तीर से व्यक्त करते हैं, साधारण तीर से व्यक्त करते हैं। अब यदि हम इन दोनों अभिक्रियाओं के उदाहरण देखें तो देखो कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। और ये अमोनिया है, इसको संतुलित कर दो तो यहाँ क्या आ जाएंगे N2 + 3H2, और यहाँ क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजन 2 है तो 2। देखो कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, और जो अमोनिया है वो वापस टूट कर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण कर देती है, अर्थात यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। तो जो अमोनिया का निर्माण वाली अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण होता है। यदि हम ऐसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को देखें तो देखो, जैसे हम किसी भी कोयले का दहन करते हैं तो C+O2, दहन का मतलब होता है जलाना, और दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो देखो कि जब कार्बनिक पदार्थों का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो ये वाली अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वापस कार्बन और ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करती है। तो ये वाली अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण होता है। यदि हम दूसरी उदाहरण देखें तो जैसे मैग्नीशियम का जो फीता है इसका भी हम दहन करें, अर्थात मैग्नीशियम के फीते को जलाएं
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये वाली अभी की अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करती है। तो मैग्नीशियम फीते का जो दहन है वो भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण होता है। संतुलित कर लो, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ क्या लगा दो, 2। यदि हम और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण देखें कि जैसे प्राकृतिक जो गैस है उनका हम दहन करें, जैसे प्राकृतिक गैस हो गई CH4, इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। दहन का मतलब होता है जलाना, तो इसका जला दो। जब इस कार्बनिक यौगिकों का दहन करते हैं तो 3 चीजें प्राप्त होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल, और इनसे ऊष्मा बाहर निकलती है। तो जो ऊष्मा बाहर निकलती है तो उत्पाद के साथ क्या लिख देते हैं, ऊष्मा लिख देते हैं। तो प्राकृतिक जो गैसों का दहन है वो भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करके प्राकृतिक गैस और ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करते हैं। तो जो एक ही दिशा में चलती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। धन्यवाद।